नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 5 अगस्त 2021 पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल इनके असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट और असिस्टेंट लाइनमैन के एग्ज़ाम पेपर हुए हैं। दोस्तों, हम इस पेपर में एनालिसिस करेंगे एएसए का असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट का पेपर कैसा रहा, इस पर रिव्यू देंगे। ऑफिशियल आंसर की जब भी आएगी तो पूरा पेपर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। और असिस्टेंट लाइनमैन का पेपर कैसा रहा, इसके लिए एक अलग से वीडियो आपको दिया जाएगा, उसको भी आप ज़रूर देखना। अभी हम बात करेंगे असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट का कि किस तरह का पेपर आया, जो इवनिंग में हुआ था, रिव्यू उसका करेंगे। इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी इसे फॉरवर्ड करना और आप बताना आपका पेपर कैसा रहा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको पेपर कैसा लगा। टेक्निकल काफ़ी इजी आया था, जिस तरह से स्टूडेंट ने हमें सेंड किया है वैसा ही आप तक हम प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं। सवाल पूछा पावर सब सर्किट की अधिकतम वाटेज कितनी होती है, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ये। तो हम सभी जानते हैं कि पावर सब सर्किट में अधिकतम वाटेज जो है वो 3000 वाट होती है, यानी 3 किलोवाट बोल सकते हैं। लाइटिंग लोड का नहीं पूछा था आपसे, फिर भी ध्यान रखें लाइटिंग लोड जो है 800 वाट का होता है। पावर में कंज्यूमिंग पॉइंट शायद आपसे नहीं पूछा होगा, 2 कंज्यूमिंग पॉइंट होते हैं, ध्यान रखना। और लाइट एंड फैन में 10 कंज्यूमिंग पॉइंट होते हैं। दोस्तों, आगे सवाल पूछा कि आर्मेचर और बड़ी डीसी मशीनों में सामान्यतः आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है। तो हम सब जानते हैं कि डीसी मशीनों में आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम या इससे कम होता है, और जितनी बड़ी मशीनें होती है प्रतिरोध उतना ही कम होता है, और इसलिए कम ऑप्शन आ जाएगा, यानी इनका प्रतिरोध कम होता है, सामान्यतः कम देखा जाता है। अगला सवाल पूछा भौतिक खतरों की श्रेणी में निम्न में से कौन सा नहीं आता है। फिजिकल हैजर्ड का मतलब है जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हो सीधा सीधा। तो ये 3 ऑप्शन इसने बताए हैं, चौथा ऑप्शन भूल गया, या तो फिर ऑल अबोव ही होगा चौथा, क्योंकि शोर भी भौतिक खतरों की श्रेणी में आता है, खांसी जुकाम भी आता है, ध्यान रखना। कोल्ड और हीट दोनों फिजिकल हैजर्ड की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखना। और वाइब्रेशन यानी कंपन जो होता है वो भी फिजिकल हैजर्ड की श्रेणी में ही आता है, इसलिए डी उत्तर रहेगा, और उसमें लिखा हुआ होना चाहिए था ऑल अबोव। ठीक है, उपरोक्त सभी आएगा इसमें। और अगला सवाल है कि भौतिक खतरों की श्रेणी को क्या कहते हैं। अब देखो, ये तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, नहीं दिया, लेकिन सामान्यतः जब फिजिकल हैजर्ड होते हैं ना, उनको टॉक्सिक हैजर्ड के नाम से जाना जाता है। बाकी तो ऑप्शन किस तरह का था, पेपर जब अपने पास आएगा तो अपन एनालिसिस करेंगे, आप उसको ज़रूर देखना। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जब भी अपडेट मिलेगी, नोटिफिकेशन आएगा तो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। वाउंड रोटर में कौन सी मोटर आती है। अब यहाँ तो ऑप्शन दिया नहीं वाउंड रोटर में कौन सी आती है। अगर सिंगल फेज का ऑप्शन पूछा है तो वाउंड रोटर में अपने रिपल्सन मोटर आती है, ध्यान रखना। ठीक है, रिपल्शन मोटर जो होती है वो वाउंड रोटर मोटर की श्रेणी में डाल सकते हो, बाकी वाउंड रोटर में नहीं होती है। कैपेसिटर मोटर, स्प्लिट फेज मोटर, शेडेड पोल मोटर, ये सब केज मोटरों की श्रेणी में आती है। आगे सवाल पूछा निम्न में से बेड कंडक्टर कौन सा है। बेड कंडक्टर का मतलब तुलनात्मक रूप से चालकता किसकी है, क्योंकि ऑप्शन जो सभी दिए गए थे वो सारे सारे चालक थे, गोल्ड, टंगस्टन, एल्यूमिनियम और कॉपर, है ना। तो देखो, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, गोल्ड, ये सब चालक है। अब गोल्ड की चालकता बहुत अच्छी है लेकिन यूज नहीं कर सकते। तुलनात्मक रूप से टंगस्टन की चालकता सबसे कम होती है, इसलिए मैं टंगस्टन ऑप्शन की ओर ही जाना चाहूँगा, क्योंकि जब कंपैरिजन करेंगे तो टंगस्टन की चालकता इन बाकी सबसे कम है। आगे सवाल पूछा निम्न में से कंडक्टर कौन सा है। तो ग्लास, टिन, एयर और पीवीसी दिया, तो चालकता में कौन आएगा, चालक में टिन आ जाएगा। टिन जो है वो चालक होता है, बाकी वायु, पीवीसी, ग्लास ये सब अचालक की श्रेणी में आते हैं। सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल पूछा, 0.6 से 0.7 करना होगा भाई। 7 से 8 भी दिया है और 6 से 7 भी दिया है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, 0.6 से 7 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसका भी उत्तर कर सकते हो। चुंबक के समान और असमान ध्रुवों में क्या होता है, तो ये तो शायद आपको करवाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण,
और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो ठीक है, प्रतिकर्षण आकर्षण वाला उत्तर करना था, बहुत ही साधारण सा है। और बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त है जनरेटर का अगर प्रकार पूछा है तो शंट जनरेटर आएगा। रेक्टिफायर पूछा है तो हाफ वेव रेक्टिफायर बैटरी चार्ज के लिए उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि 2 वाटमीटर विधि में बैलेंस लोड की स्थिति में एक वाटमीटर 270 वाट और दूसरा वाटमीटर 800 वाट की रीडिंग देता है, तो टोटल पावर का मान कितना होगा। 2 वाटमीटर विधि में कुल शक्ति ज्ञात करने के लिए दोनों वाटमीटर की रीडिंग को हमेशा जोड़ा जाता है, यानी W1 + W2 करना होता है। यदि देखा जाए दोनों वाटमीटर की रीडिंग के बारे में तो ध्यान रखें पावर फैक्टर 0.5 से लेकर इकाई के बीच में जब होता है तो दोनों वाटमीटर की रीडिंग पॉजिटिव होती है, लेकिन अलग अलग हो सकती है। जब पावर फैक्टर इकाई होता है तो दोनों वाटमीटर की रीडिंग धनात्मक होती है और बराबर होती है। अब यहाँ पर दोनों के टोटल रीडिंग का पूछा था तो 270 + 800 कर देंगे, यानी 1070 वाट जो है यहाँ पर टोटल आपका रीडिंग रहेगा, टोटल पावर कंजप्शन रहेगा। कंप्यूटर, मेडिकल और इन स्थानों पर बिजली को सुचारू चलते रहे बाधित किए बिना, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं। मतलब कंप्यूटर जैसे सिस्टम होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी लगातार बनी रहे तो यूपीएस होता है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी बिना रुके पावर सप्लाई ये हमें देता रहता है। तो जैसे ही सप्लाई चली जाती है तो ये बैकअप के तौर पर हमें सप्लाई देता रहता है, यूपीएस आ जाएगा। हाई लीकेज ट्रांसफार्मर किस में यूज होता है। ऑप्शन के अनुसार सोडियम वेपर लैंप करेंगे। अगर नियॉन साइन लैंप का हो तो उसमें भी कई बार लीकेज ट्रांसफार्मर उपयोग में ले लेते हैं। मरकरी वेपर और फ्लोरेसेंट लैंप नहीं आएगा, इसलिए उत्तर तो अपना सोडियम वेपर लैंप ही रहेगा। हाई लीकेज ट्रांसफार्मर जो है इस सोडियम वेपर लैंप में अपन यूज करते हैं। आगे सवाल पूछा कि हैमर का भाग कौन सा नहीं है। ठीक है, देखो हैमर में पिन होता है, ये पिन इसने गलत लिखा है, PEN होता है, जैसे क्रॉस पिन हैमर, बाल पिन हैमर, इस तरह से। ठीक है, चिक भी होता है और हैंडल जो है वो होता है, अगर लेंथ के रूप में बोल सकते हो, फेस होता है। पुलिंग जो है ना, ये कोई भाग नहीं होता है। ठीक है, तो इसी ऑप्शन की तरफ जाना है। पुलिंग नाम से कोई भाग नहीं है, क्योंकि हैमर जो है वो हैमरिंग करने के काम आता है। आगे सवाल पूछा AC जनरेटर से उत्पन्न AC को DC में कौन बदलता है। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन आई थिंक। वैसे तो ओवरऑल पूरा पेपर ही सिंपल है आपके लिए, क्योंकि बहुत आसान पेपर आया था, आपकी इतनी तैयारी है और यही चीज़ें पेपर में पूछी गई थी। जनरेटर में AC को DC में जो कन्वर्ट करता है उसका नाम है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम होता है AC को DC करना। राइट हैंड रूल में थंब क्या दर्शाता है। राइट हैंड रूल जो होता है ना, उसमें अंगूठा, देखो राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, अंगूठा और फर्स्ट फिंगर दोनों की सेम आंसर होते हैं। दोनों में अंगूठा जो है वो मोशन ऑफ द कंडक्टर, यानी चालक की गति को दर्शाता है। अब मोटर के मामले में हम यूँ बोल सकते हैं कि वो मोटर के घूमने की दिशा को दर्शाता है। फर्स्ट फिंगर दोनों में मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को दर्शाता है, सेम रहता है। बस जो मिडिल फिंगर होती है उसका आंसर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वैसे तो चीज़ एक ही होती है पर लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। एक में हम बोल देते हैं EMF की डायरेक्शन और एक में बोल देते हैं आर्मेचर करंट की डायरेक्शन। खैर, अंगूठा पूछा था चालक की घूर्णन दिशा या मोटर के घूमने की दिशा बोल सकते हैं। लेंज का नियम क्या दर्शाता है। लेंज का नियम एक चालक के बीच ये बताता है कि प्रेरित EMF और विद्युत धारा में संबंध कैसा होगा। हालांकि इसके ऑप्शन क्या थे, उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा। अगला सवाल पूछा कि एवरेज मान निम्न में से कौन सा है। औसत मान पूछा है भाई, तो मतलब एक वैल्यू दी हुई थी पीक फैक्टर की, पीक वैल्यू AC साइन वेव की, और उसका RMS मान, एवरेज मान पूछा गया। तो बहुत ही सिंपल सा है, 0.637 को पीक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना था, आपका उत्तर आ जाता उसमें। आगे सवाल पूछा कि सबसे हल्का कण कौन सा है। हल्का कण वजन के हिसाब से या द्रव्यमान के हिसाब से बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो सबसे कम होता है, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कंपैरिजन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें द्रव्यमान कम होता है। तो तुलनात्मक रूप से हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाकी सबसे हल्का होता है। आगे सवाल पूछा कि उस तरल या द्रव को क्या कहते हैं जिसमें करंट फ्लो होने पर रासायनिक क्रिया के बाद
वोल्टेज उत्पन्न होती है, तो इसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को, जिसमें कि वो अपने अवयव में विभाजित हो जाता है, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वैद्युतिक अपघटन कहा जाता है। इसका आंसर इलेक्ट्रोलाइट करना था आपको, ठीक है। उस तरल या द्रव को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। पीएमडीसी का फुल फॉर्म देखो, पीएमडीसी या तो इसकी दो चीज़ें हैं कि क्वेश्चन आपने अधूरा लिख दिया, पीएमएमसी होगा, तो ये तो होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जो मीटर का प्रकार होता है। और अगर पीएमडीसी है तो ये थोड़ा सा छोटा है, पीएमडीसी प्रकार का मोटर और जनरेटर आता है। तो यहाँ पर पीएमडीसी का मतलब है परमानेंट मैग्नेट डायरेक्ट करंट, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट मोटर का भी हो सकता है और जनरेटर का भी हो सकता है, कौन सा पूछा है वो आप देख सकते हैं। और आगे सवाल पूछा कि किसी परिपथ में करंट नापने में प्रयुक्त मीटर कौन सा है, तो करंट नापने के लिए जो मीटर होता है वो एमीटर होता है, बहुत साधारण सा है। और किरचॉफ नियम के अकॉर्डिंग धाराओं का अलजेब्रिक सम क्या होता है? बीजगणितीय योग तो सदैव 0 होता है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है बीजगणितीय योग, तो धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव 0 होता है। और आकाशीय बिजली से बचाव पूछा था, तो आकाशीय बिजली से बचाव के लिए हम क्या करते हैं? लाइटनिंग अरेस्टर यानी सर्ज डाइवर्टर लगाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर भी बोल सकते हो। तड़ित चालक लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हॉर्न गैप। हॉर्न गैप तड़ित चालक का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है, यह सबसे वह भाग है जो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है ना। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये 24-25 क्वेश्चन स्टूडेंट को याद रहे थे, और जैसा उन्होंने हमें सेंड किया है आपको वैसा ही हमने सॉल्व करवा दिया है। इस वीडियो को लाइक करना। आप यदि एग्ज़ाम देकर आए हैं तो हमें ज़रूर बताना आपका पेपर कैसा रहा, आपका स्कोर कितना रह सकता है। अपने दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड करना। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना।